नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी को यह बात जानने को उत्सुकता है कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों की सीट पर किस उम्मीदवार को खड़ा करने वाली है। कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट का जनता की शासक पार्टी और नेता कार्यकर्ता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा कि जो जिताने वाला होगा पार्टी उसी को प्रत्याशी बनाएगी, यानी कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी को ही टिकट देगी। सचिन पायलट ने आगे कहा कि टोक के लोगों को मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया है। सत्ता की चाबी जनता के पास है। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि वह किस दिशा में जा रही है। दरअसल सचिन पायलट बुधवार को टोंक में किसानों से मिलने पहुंचे हैं। ट्रैक्टर पर सवार पायलट किसानों के बीच आए और उनका धूमधाम से फूलों के साथ स्वागत किया है। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। कैबिनेट ने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर एलपीजी में 200 रुपये कटौती की घोषणा की थी। आज उज्ज्वला के लाभार्थी के लिए 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। हमने रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती की थी। ये कीमत घटकर 1100 से कम होकर 900 रुपये हो गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी के 700 रुपये में गैस मिलने लगा था। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की बहनों की अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को अब गैस सिलेंडर 600 रुपये में मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का दायां हाथ बन गई है और विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करती है। मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया से डरी हुई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में यह टिप्पणी की है। महबूबा मुफ्ती बुधवार को जम्मू में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पीडीपी दफ्तर पहुंची थी। वहाँ उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस समय जो सरकार है वह हर फ्रंट में फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने में, महंगाई से निपटने में बीजेपी फेल हो गई है। गरीब जहर खाने की कागार पर पहुंचा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन गई है। विपक्ष का बीजेपी मुकाबला कर नहीं पाती है। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उसे डरे हुए है और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पर आरोप लगाते हैं और जब वही लोग बीजेपी में शामिल होते हैं तो वह अच्छे लोग हैं। ईरान में एक बार फिर हिजाब का जिन बाहर आ गया है। तेहरान मेट्रो स्टेशन के पास हिजाब न पहनने की वजह से 16 साल की एक लड़की की मोरल पुलिस ने पिटाई की है। इसे लड़की कोमा में चली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। इस घटना के बाद एक बार फिर लोग हिजाब को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। कुटी केंद्रीय अधिकार समूह हेगो ने घटना को लेकर कहा कि किशोरी का नाम अर्मिता गारवंड है। तेहरान मेट्रो के पास उसका महिला पुलिस अधिकारियों से टकराव हुआ है। इस दौरान पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा है जिससे वह घायल हो गई है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते वह कोमा में जा चुकी थी। वहीं ईरानी अफसरों का कहना है कि वे आरोप गलत है। लड़की लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुई है। हेगो ने कहा कि रविवार को तेहरान के सोहादा मेट्रो स्टेशन पर तथाकथित नैतिकता पुलिस के एजेंटों की ओर से पकड़े जाने और शारीरिक हमला किए जाने के बाद गारवान को गंभीर चोट आई है। पुलिस के आला अधिकारी लो ब्लड प्रेशर की बात झूठ कह रहे हैं। बिहार में 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थी नकल करते पकड़े गए थे। पटना के कंकड़बाग स्थित एक कॉलेज से 6 अभ्यर्थी पकड़े गए थे। पेपर लीक की भी खबर सामने आ गई है। इसके बाद केंद्रीय चयन पार्षद ने 1 तारीख को हुई दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया है। बिहार में इस तरह नकल और पेपर लीक के मामले पर प्रशांत किशोर ने बुधवार को बयान जारी कर बड़ी बात कही है। युवाओं के हक के लिए हमेशा मुखरता से अपनी बात रखने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पेपर लीक मामले में कहा कि बिहार में यह रोजमर्रा की घटना बन गई है। पिछली बार भी जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था तब बहुत सारे छात्राओं ने मुझसे कहा था कि आप इस पर कुछ बोलिए या ट्वीट कीजिए। तो मैंने उस समय भी कहा था कि और अब भी कह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों में 60 से ज्यादा अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, पर इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहा है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांग ने अपने इस्तीफे की मांग को लेकर आमला से भोपाल तक की पैदल न्याय यात्रा निकाली है। डिप्टी कलेक्टर की यात्रा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की बुधनी विधानसभा में प्रवेश करने जा रही है। इससे एक दिन पूर्व यात्रा इटारसी पहुंची है। इटारसी में मीडिया को संबोधित करते हुए निशा बांगरे ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दोहरी राजनीति कर रही है। एक तरफ तो महिला आरक्षण के नाम पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही, तो दूसरी तरफ मुझे चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। बता दें कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे द्वारा बैतूल के आमला से न्याय पैदल यात्रा निकाली जा रही है। न्याय यात्रा के आज 6 दिन पूरे हो गए हैं। न्याय यात्रा आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा में प्रवेश करेगी। न्याय यात्रा होशंगाबाद के रास्ते बुधनी आएगी, जहां से सकलनपुर पहुंचेगी। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने माता विजयासन के दर्शन करेगी। इसके बाद निशा बांगरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जैत पहुंचेगी। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय गणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। एनडीए की घटक दल अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी जातीय जनगणना करने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बना दिया है। वहीं निषाद पार्टी ने जाति आधारित गणना को थरमाने का प्रयास किया है। अपना दल के मुखिया अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा जाति आधारित जनगणना करने की पक्षधार रही है और इस मुद्दे को उन्होंने सड़क से लेकर सांसद तक उठाया है। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी का गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है। पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है। सुभाषपा इसकी लड़ाई सत्ता के भीतर और बाहर रहकर भी लड़ती रही है। सुभाषपा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों में श्रम में नियोजित बंदियों की न्यूनतम मजदूरों दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब दैनिक परिश्रमिक कुशल के लिए 67 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये, अर्ध कुशल के लिए 52 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये और अकुशल के लिए 44 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये कर दिया गया है। राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। 2 फरवरी 2023 को जिला कारागार देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बेकरी यूनिट का शुभारंभ किया गया है। इसके अच्छे परिणाम आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक में संपूर्णानंद शिविर सितारगंज में अच्छी नस्ल के 10 गाय करी करने पर सहमति बनी है। वाराणसी में देव दीपावली की तारीखों को लेकर बीते हफ्तों से जारी विवाद खत्म हो गया है। वाराणसी प्रशासन और गंगा महोत्सव की मीटिंग के बाद देव दीपावली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब 27 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। इस बैठक में देव दीपावली समितियां, होटल एसोसिएशन, पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, पुलिस, पंचायत के विधान गणना, काशी विद्युत परिषद के सदस्य आदि शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सूर्यदेव की पूर्णिमा तिथि में 27 नवंबर को घाटों पर पूर्णिमा का स्नान होगा। उसी दिन शाम को प्रशासनिक व जन भागीदारी के माध्यम से देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती का शासकीय अवकाश भी रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल पूरी ताकत के साथ जुट गए हैं। मायावती और बसपा से खिसक रहे दलित वोट बैंक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अखिलेश ओबीसी और मुस्लिम के साथ दलित को साध रहे हैं, तो बीजेपी ने मास्टर प्लान बनाया है। बीजेपी ने बाकायदा अभियान चलाया है। दलितों के बीच मजबूत पैठ के लिए बसपा या मायावती या कांसी राम के बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलने को कहा गया है। उधर कांग्रेस भी दलित वोट की वापसी की कोशिश में जुटी है। 9 अक्टूबर को कांसी राम जयंती पर कांग्रेस प्रदेश में दलित गौरव संवाद अभियान की शुरुआत करने जा रही। वहीं मायावती भी दलित वोट बैंक में सेंध न मार सकी है, इसकी जुगत में लगी है। नवंबर तक कॉर्डर बैठक के पदाधिकारियों संग मंथन, फीडबैक इंडिया और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधन से दूरी या इसी रणनीति का हिस्सा है। हालांकि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती बीजेपी, सपा और कांग्रेस के त्रिकोणीय प्रहार से कैसे बचेगी। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। सबको चुनाव की तारीखों का ऐलान का इंतजार है। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अंतिम चरण पर पहुंच गई है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के 5 अक्टूबर के दौरे के बाद तारीखों की घोषणा हो सकती है। दरअसल 5 अक्टूबर को पीएम मोदी के मध्य प्रदेश और राजस्थान में जनसभाएं हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे कि इसके बाद कभी चुनाव आयोग तारीखों की आधिकारिक घोषणाएं कर सकती है।
बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर पर ईडी की गाज गिरी है। रणबीर कपूर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी गेमिंग ऐप से जुड़े होने का आरोप है। आपको बता दें कि रणबीर कपूर को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को तलब किया है। रणबीर कपूर को 6 अक्टूबर को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मामला महादेव सट्टेबाजी ऐप के संस्थापक सौरभ चंद्रकार और रवि उपल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग से उगाए गए 417 करोड़ की रकम जब्त किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर के अलावा टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, नेहा कक्कड़, आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान समेत कुछ अन्य बड़े सेलिब्रिटीज का नाम इस केस से जुड़ा हुआ है। बता दें कि दुबई से हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें भी एजेंसी ने जांच के दायरे में रखा है। अब तक की जानकारी के मुताबिक करीब 17 बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी इस केस से जुड़ा हुआ है। रणबीर कपूर पर कथित तौर पर आरोप है कि उन्हें गेमिंग ऐप के प्रमोशन के बदले में मोटा पैसा दिया गया है और जो राशि एक्टर को दी गई थी उसे गैर कानूनी तरीके से लिया गया था। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।